अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास में एक पूरा का पूरा हमारे पास में सीपीयू है जिसमें बहुत सारे पावर यूनिट्स आप देख सकते हो, अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स वगैरह सब कुछ लगा रहता है। आपको पता है बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले रेजिस्टेंसेस की। अब जो छोटी माइक्रो यूनिट्स मैंने आपसे बात करी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है इन फॉर्म ऑफ अ सेल, जो बहुत छोटा है। मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैंने इसमें कीड़े किए तो अभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी हमारे कैमरा। Thus, a resistor is an object and resistance is an electrical property due to which it opposes an electric current. अभी आप मुझसे बात कर पा रहे हो, मतलब आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो किसी वजह से, फोन की वजह से। मान लो पावर सप्लाई गई, बैटरी खत्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज द टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, फुल एनर्जी मोड में। मेरे साथ में आज आप सभी आ चुके हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को समझने के लिए, जो हमारे रहने वाला है चैप्टर बिजली के साथ। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ में एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हर छोटे छोटे अप्लायंस में आती है, हर छोटे छोटे अप्लायंस में। मतलब अगर मैं इस रिमोट की बात करूं तो यहां भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है इन फॉर्म ऑफ अ सेल, जो बहुत छोटा है। मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैंने इसमें कीड़े किए तो अभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। हमारे कैमरा का रिमोट है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी मेरे इस फोन में भी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई जो मैंने अभी अभी कनेक्ट कर रखा था वो इसमें भी है, इस पूरे बोर्ड में भी कनेक्टिविटी है, तभी ये चल पा रहा है। मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट हाँ मेरे अंदर चार्जेस जरूर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तब मैं कंडक्टर बन जाता हूँ। अब अभी हमने काफी बड़े बड़े सर्किट्स तो देख लिए, बड़े बड़े सर्किट्स की बात करी, लेकिन अभी हमें क्या करना है ना, जो हमने चीजें समझी ना उनके बारे में आप बेसिक्स समझने। बेसिक्स इन द सेंस अब हम समझेंगे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहने वाले हमारे छोटी छोटी चीजों के इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारे ओम्स लॉ पे। अब ओम्स काइंड ऑफ नाम हमारे शिव जी वाला, मतलब प्यार से हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, वैसे ही ओम्स लॉ है हमारे पास में है। ओम्स लॉ एक काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रही। ये एक लॉ गिवन था जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमारे रेजिस्टेंस और करंट के बीच में एक काफी अच्छा रिलेशन बताता था, जिसके बारे में आज हमें समझना है। तो समझने के लिए वहां बैठ के नहीं समझ पाओगे, मेरे पास आके समझोगे। तो आ जाओ मेरे साथ, समझते हैं आज की बात। चलो, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ में सबसे पहले हमें समझना होगा दैट व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ओम्स लॉ की बात करी जाए, इफ अ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, the strength of a current flowing through it is directly proportional to the potential difference across इट्स एंड। मतलब अगर माना जाए कि जो भी कंडक्टर रखा गया है उसकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मैं इसको मतलब इधर रख देता हूँ, मैं इसको रखा हुआ हूँ और इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो करंट सप्लाई जो यहाँ से इस एंड तक के पॉइंट में आ रही है वो पूरे टाइम में कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट ही रहने वाली है। कैसे रहने वाली है? कांस्टेंट ही रहने वाली है विद इन फुल सप्लाई। ठीक है, यहाँ से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के सप्लाई में वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। वो एज इट इज कैसे रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी सॉर्ट ऑफ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर सिंपली ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आप कुछ भी बोल सकते हो। और जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस हटाते हैं हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है, जो है यहाँ पे आई, v जो है हमारे पास में यहाँ पे r, तो हमारा वो हो जाता है v इज इक्वल्स टू आई आर, वो है हमारा ओम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट रहता है, 3 फॉर्मूलेस बनते हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू v बाय आर, फिर हमारे पास में आता है r इज इक्वल्स टू v बाय आई। ये 3 फॉर्मूलेस हमारे पास में इससे फॉर्म हो सकते हैं। ओम्स लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे R इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इन फैक्ट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझेंगे उससे पहले ये ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करूं तो देखो, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट हमेशा कांस्टेंट रेट में बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? एक कांस्टेंट रेट में हमेशा इनकी इंक्रीमेंट रहती है। सेम अगर अपोजिट पे लोगे तब भी ये कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, और ये एक प्रॉपर सर्किटल अरेंजमेंट है। ओके, अब रेजिस्टेंस को समझते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को समझने के लिए ना इधर आना पड़ेगा तुम्हें। आओ मेरे सामने आओ, सट।
ये रेजिस्टेंस है। अब आप कहोगे ये कौन सा रेजिस्टेंस हुआ, आपने तो हमें घुमा के पट मार दी। ठीक है, मैं पट नहीं मार रहा, मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपके सामने, जैसे अभी मैं नहीं, मैं तो मेरे को मार दोगे, समझा करो यार, तुम्हारा टीचर हूँ मैं। ठीक है, अभी कोई तुम्हारे सामने खड़ा, उसने क्या किया, उसने तुम्हें मारा, मतलब उसने इस तरह से आपके सामने हाथ घुमाया। ठीक है, वो हाथ घुमाएगा तो तुम खड़े होकर ऐसे गाल आगे करके थोड़ी खड़े हो जाओगे, ले ले मार ले, नहीं करने वाले ना। तुम क्या करोगे, उसको रोकोगे, तुम उसके हाथ को इस तरह से ब्लॉक करोगे। वैसे ब्लॉकिंग टेक्निक पता क्या रहती है, कुछ इस टाइप से, मतलब हमारे सर सिखाते थे कि ये करके फिर ये करके, ऐसे ब्लॉकिंग टेक्निक रहती। तो अगर किसी ने मारा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम ऐसे करोगे। तो जब तुमने इस तरह से किया तो उसका हाथ यहाँ टकरा जाएगा, टकराएगा। किसी भी चीज को रोकना ही रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जो उसके फ्लो को रोक दे। ओके, अब यहाँ पे एसी है, एसी एयर फ्लो कर रहा है, मैं स्विच वो रिमोट लाऊं, टिक मार तो इसको एयर फ्लो को रोक दे, तो इसका रेजिस्टेंस कौन है, मैं ही तो। ठीक है, अभी आप मुझसे बात कर पा रहे हो, मतलब आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो किसी वजह से, फोन की वजह से। मान लो पावर सप्लाई गई, बैटरी खत्म, रेजिस्टेंस लग गया ना। अब बैटरी ने ही आपके रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब बैटरी ने क्या कर दिया, अब आप मुझे नहीं देख पाओ क्योंकि आपका फोन क्या हो जाएगा, बंद। किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। तो रेजिस्टेंस कौन रहा, आपकी बैटरी। यहाँ पे रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, मतलब वो आ इधर रहा है लेकिन वो अपोज कर रहा है, वो इधर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपोज कर रहा है। इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ हमारे इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो, इतना समझदार हो तुम, सब समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे ये ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टडी से किस तरह से ओम्स लॉ डिफाइंड था उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये सर्किटल अरेंजमेंट लिया जहां पे हमारे पास में एक वोल्ट मीटर, एक रेजिस्टेंस, प्रॉपर बैटरी सर्किट के साथ में हमारे पास में रियोस्टेट की और हमारा एमीटर लगा हुआ है। करंट की सप्लाई हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाती है, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, याद रखना। पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हमेशा करंट की सप्लाई जाएगी। एरोस का बहुत ध्यान रखना, डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्शन नहीं बताई तो एग्जामिनर यूं करके काटेगा। ठीक है, ध्यान रखना, फिर कटेगा ही कटेगा, पक्की बात है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी आप अपना एग्जाम देते हैं, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आती है। ओके, बैटरी को यूज किया जाता है करंट भेजने में, पूरे सर्किट में रियोस्टेट लगाया गया जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब टाइम टू टाइम में चेंज हो सकता है, जो एडजस्ट करता है करंट को जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। ओके, रेजिस्टेंस लगाया गया ए बी, उसको लगाया गया हमारे ए और बी पॉइंट के बीच में, जहां पे एक वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है, एमीटर भी लगाया गया है ताकि हम करंट की वैल्यू को मेजर कर पाए। फिर उसके बाद में उसको सीरीज में लगाया गया। अब ये सीरीज और पैरेलल वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज और पैरेलल, इन दोनों में करंट का सप्लाई होता है। दोनों में आपको समझाऊंगा लेकिन काइंड ऑफ एक दो लेक्चर्स के बाद, अभी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट पे रहते हैं। ठीक है, सब कुछ हमने लगा दिया, सारा का सारा सर्किटल अरेंजमेंट समझा रखा है कि किस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव सप्लाई हो रही है, क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसमें जब स्टडी करेंगे तो स्टडी की कंडीशन में हम किस तरह से इसको देखेंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ही जो हमारा सर्किट था उसको हमने पास किया, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल इस सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सर्किट में दिखाया जा रहा है, वो किसके इक्वल रहेगा, जो हमारे करंट का फ्लो रहेगा प्लस हमारे जो रेजिस्टेंस उसको अपोज करने में लगेगा। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लगेगा वो टोटल किसके इक्वल लगने वाला है, आप सिंपल स्टेट में ही कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस लगेगा वो लगेगा V बाय I के। किसके इक्वल लगेगा, V बाय I के। ठीक है, इसका मतलब अब समझो कि जितना हमारा करंट आप बढ़ाओगे, आपने जितनी करंट की वैल्यू बढ़ाई, आप मान लो 30 एम्पियर बढ़ाते हो, उतना ही आपका वोल्टेज भी बढ़ता है। आपने करंट की वैल्यू जितना बढ़ा उतना ही आपने अपना वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ाया। दोनों की वैल्यूज को आप उतना ही बढ़ाओगे, जो आप एक को बढ़ा रहे हो उतना ही आप दूसरे को बढ़ा रहे हो। जहां पे आपने इसको बढ़ाया वहीं पे आपने इसको भी बढ़ाया। ठीक है, जहां पे आपने इसको कम किया वहीं पे आपने इसको भी कम कर दिया। ठीक है, दोनों कम हो गए, दोनों बढ़ गए। अब यही चीज तो ओम्स लॉ भी कह रहा है कि अगर आपने वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर आपने करंट को बढ़ाया तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और ये चीज जो भी सर्किट वेरीफाई करता है, जो भी सर्किट इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी वो सर्किट ऑब्वियस सी बात है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहा है। मतलब 90% क्या बोलूं, 100% सर्किट जो भी रहते हैं, जो टेक्निकली ब्रोकन नहीं रहते, जो एक कंप्लीट सर्किट होते हैं, उनमें ओम्स लॉ आ रहा है या ओम्स लॉ को फॉलो किया जा पा रहा है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
इतना तो समझ गए होगे कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे हुआ, नॉर्मल है, सबके घरों में चेक हो जाता है। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन तो मैंने आपको समझाई दी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस टाइप से होता है, रेजिस्टेंस क्या एक्चुअली में क्या काम करता है। किसी भी बॉडी का मतलब जो फोर्स लग रहा है या फिर बॉडी का जो पोटेंशियल है उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से दिखते हैं, जो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा। मेरे पास में रखे हुए हैं और किस में रखे हुए हैं वो देख के तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ज्यादातर तुम सबके घरों में होंगे और जिसके नहीं होंगे उनको तो मैं बता ही दूंगा। खिलौनों में बहुत ज्यादा होते हैं ये रजिस्टर, सबसे ज्यादा ना खिलौनों में बहुत होते हैं। छोटे छोटे जो टॉयज कार्स होती है ना, अगर हो ना घर में, पट करके खोल देना, उसमें आपको पक्का दिख जाएंगे। खिलौनों में, छोटे छोटे सर्किट्स में, छोटे छोटे मोबाइल्स वगैरह, मतलब मोबाइल नहीं बोलूंगा, काइंड ऑफ डिवाइसेस में, उनमें रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सब में होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस तो आपको पता है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करी जाए तो साइज बहुत मैटर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल बहुत मैटर करता है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन तीनों चीजों पे ही हमारा रेजिस्टेंस मैटर करता है। कैसे, देखो आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, आर ही निकालना है, आर इज इक्वल्स टू आ गया V बाई आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करंट। अगर करंट की वैल्यू बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। करंट बढ़ाओगे मतलब ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस किसी चीज को रोक रहा है। अभी आप जो मान लो मैं, मेरे सामने कोई लड़का हो, मुझे धक्का दे रहा है, मैं उसको रोक रहा हूँ। अभी एक था तो मैं रोक रहा हूँ, आराम से खड़ा हूँ, यूं। दो हैं तो यूं कर दूंगा, तीन है तो यूं कर दूंगा, चार में यूं हो जाऊंगा, पांच में तो नहीं 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 करके बाहर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उधर से फोर्स बढ़ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर करंट बढ़ गया तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी तो आपका रेजिस्टेंस भी बड़ा ही रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस तो साथ में काम करते हैं, बट करंट और रेजिस्टेंस हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में मैं आपसे यही कहूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक प्रॉपर लेवल पे बैलेंस करना एक काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहती है, क्योंकि करंट तो रेजिस्टेंस को खराब करने का ही काम करता है, और रेजिस्टेंस हमेशा डिफाइन होता है इन तीनों चीजों पे। मतलब कंडक्टर की साइज क्या है, मटेरियल कौन सा है, मटेरियल का नेचर क्या है, और साथ में उस पर कितना टेम्परेचर लग रहा है, या फिर जो कंडक्टर है वो कितना ज्यादा हीटेड है, क्योंकि अगर वो ज्यादा हीटेड होगा तो रेजिस्टेंस पे भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बेसिक डेफिनेशन है, उसी फॉर्मूले को बेसिक डेफिनेशन के रूप में लिख दिया है आपके हेल्प के लिए। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ से डिफाइन है तो ऑब्वियस सी बात है ओम ही इसकी यूनिट होगी। इसको कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ इस टाइप से डिफाइन होता है। ओम जो हमारा रेजिस्टेंस की यूनिट है इस तरह से लिखी जाती है। ओम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस की ये यूनिट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे फर्दर इक्वेशंस में। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied। ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज आ गई। R इज इक्वल टू आपका क्या रहता है, V बाय आई। अगर 1 रेजिस्टेंस लेना है तो 1 ही वोल्ट होगा और 1 ही आपका क्या होगा, एम्पियर होगा। या फिर आप करंट की वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे आई कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कुछ इस टाइप से तीनों टाइप मैंने आपके सामने लिख लिए और यही है हमारा मेजर रेजिस्टेंस का फिनोमेना। ठीक है, तो चलो पहले रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, क्या होता है रेजिस्टेंस, किस तरह से एक प्रॉपर सर्किटल अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस होता है, और बाकी सारे छोटे छोटे डिवाइसेस में काफी सारे मेरे पास में, वो सब आपको दिखा के लाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास में एक पूरा का पूरा हमारे पास में CPU है, जिसमें बहुत सारे पावर यूनिट्स आप देख सकते हो, अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स वगैरह सब कुछ लगा रहता है। आपको पता है बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले रेजिस्टेंसेस की। अब जो छोटी माइक्रो यूनिट्स मैंने आपसे बात करी थी, जो किसी भी सर्किट में लगाई जाती है ताकि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेंटेन कर सके, और साथ में रेजिस्टेंस किस तरह से रहता है वो डिफाइंड रहता है इन छोटे छोटे माइक्रो चिप्स में। यहीं पे सोल्डरिंग भी आपको दिख जाएगी, जिस टाइप में ये छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में होती है। ये छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में होने वाली सोल्डरिंग एक्चुअली में ये मेजर फॉर्मेशंस रहते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के, देखो अलग अलग कलर्स के, ये कोई ब्लू है, कोई ब्राउन है, कुछ में सोल्डरिंग हो रखी है। ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स इसमें लगाए जाते हैं ताकि वो करंट की वैल्यू को भी मेंटेन कर सके। अभी टेक्निकली रेजिस्टर्स बोले जाते हैं। रेजिस्टर्स मींस ये वो ऑब्जेक्ट है जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को रखते हैं, बट रेजिस्टेंस इनकी प्रॉपर्टी हुई जो एक्चुअली में इस मदरबोर्ड में या फिर इस आप बोल सकते हो CPU में हेल्प करती हैं किसी भी प्रॉपर फंक्शनिंग के, जो हम कंप्यूटर्स में ऑपरेट करते हैं। देख लिया रेजिस्टेंस क्या होता है और कितने टाइप के थे, बहुत सारे। अपने पास तो बहुत सारे रहते हैं, बाकी ये सबसे सिंपल सस्ता टिकाऊ जुगाड़ था मेरे पास में जो तुम्हें दिखा सकता था, वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तुम्हारे सामने किसके बारे में। अब हम आएंगे हमारे रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस के डिफरेंस में, जो मेजर रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अ रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट of some conducting material having resistance of a desired value।
एक रजिस्टर जो होता है उसकी कुछ ना कुछ डिजायर्ड वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के अकॉर्डिंग। मतलब रजिस्टर का एक फिक्स वैल्यू रहेगा कि मैं इतना ही हूं, मेरा तो ये फिक्स डिजायर्ड वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं होगा। Thus, a resistor is an object and resistance is an electrical property due to which it opposes an electric current. समझे? रजिस्टर जो मैं बात कर रहा हूं, रजिस्टर ये कोई रजिस्टर नहीं है, ये याद रखना। रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो एक चीज है जिसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू रहता है जो डिजायर्ड रहता है हर चीज के अलग अलग। मतलब एक रजिस्टर होगा, उसके अलग एक रजिस्टर होगा, उसके अलग एक रजिस्टर होगा, सबका अलग अलग डिजायर्ड वैल्यू रहता है। वेयर एज अगर मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस की, ये वो प्रॉपर्टी है, ये क्या है, वो प्रॉपर्टी है जो पर्टिकुलरली बताती है कि किस तरह से अपोजिशन हो रहा है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज द ऑब्जेक्ट। तो दोनों में कभी भी सिमिलैरिटी मत कर देना, दोनों उल्टी चीजें हैं, ठीक है। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बच्चों के सामने जब रजिस्टर आता है ना वो थोड़े से हिल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। अभी आपके सामने जैसे मैंने अभी आपको दिखाया तो ये उसी टाइप के कुछ रजिस्टर्स दे रखे हैं। अब ये अलग अलग हैं तो अलग अलग होने का मतलब सबका वैल्यू भी अलग अलग होगा, सबकी पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, सब में करंट सप्लाई को रोकने की टेंडेंसी भी अलग अलग होगी। रजिस्टर भी रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है और रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे इतना सा बोलना, रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट और रेजिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब है दोनों इंटरलिंक्ड लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग होते हुए भी एक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसी के साथ में हमारा आज का ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज का ये लेक्चर, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। आप बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रैक्टिकल वे में स्टडी करते करते ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती, काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहते हैं जहाँ पे हम भी वीक होते हैं, हम वीक होते हैं हमें आप स्ट्रॉन्ग करते हो, आप वीक होते हैं आपको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठे ही हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। कोई भी दिक्कत आई हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो, नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।